एक समय की बात है। एक गांव में कुशल परिवार रहता था। उस परिवार में सुधा जी नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। सुधा जी के 2 बेटे और 2 बहुएं थीं जो उनके साथ ही रहती थीं। बड़े बेटे अमित की पत्नी नम्रता संस्कारी और सर्वगुण संपन्न थी। वहीं छोटे बेटे की पत्नी अनाया चालाक और बहुत तेज तर्रार थी। एक बार की बात है, सुधा जी और नम्रता मिलकर बहुत सारे लड्डू बनाकर रसोई में रख देते हैं। सुधा जी बोली, बहू मैं मिश्रा जी के घर जा रही हूँ कुछ काम से, तुम लड्डू को थोड़े देर बाद डब्बे में रख देना। ये बोलकर सुधा जी बाहर चली जाती हैं। नम्रता अपने बेटे की आवाज़ सुनकर उसे देखने चली जाती है। तभी अनाया रसोई में आती है और शुद्ध घी की लड्डू देख लेती है। उसके मुंह में पानी आ जाता है और एक लड्डू खा लेती है। अनाया, वाह इतने स्वादिष्ट लड्डू मैंने कभी नहीं खाए। एक काम करती हूँ, सारे लड्डू डिब्बे में रख लेती हूँ और एक प्लेट में छोड़ दूँगी, जिससे किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा और मैं आराम से खा पाऊँगी। वह लड्डू की प्लेट उठाकर एक डिब्बे में भरकर चुपके से अपने कमरे में चली जाती है और प्लेट में एक लड्डू वहीं छोड़ देती है। अपने कमरे में जाकर अनाया पेट भर लड्डू खाती है। पेट भर जाने के बाद लड्डू के डिब्बे को वह छुपा देती है। नम्रता अपने बेटे कार्तिक को सुला रही थी, तभी सुधा जी घर आ जाती हैं। सुधा जी, नम्रता, अरे ओ नम्रता। नम्रता सास की आवाज़ सुनकर भागी हुई आती है। जी माँ जी, आपने बुलाया? सुधा जी, बेटा जरा चाय बना देना और हाँ लड्डू भी ले आना, 1-2 खा लूँगी। नम्रता रसोई में जाती है और लड्डू का खाली प्लेट देखकर चौंक जाती है। नम्रता, लड्डू कहाँ गए? मैंने तो डिब्बे में भी नहीं रखे। प्लेट में तो एक ही लड्डू है, अभी माँ को बताती हूँ। नम्रता सुधा जी के पास जाकर बता देती है। नम्रता बोलती है, माँ जी लड्डू रसोई में नहीं है, मैंने वहीं रखे थे पर अब नहीं है। सुधा जी बोलती हैं, क्या लड्डू तो तेरे सामने ही बनाए थे मैंने, फिर कहाँ गए? नम्रता, पता नहीं माँ जी, कार्तिक रो रहा था तो मैं कार्तिक के पास चली गई, उसे सुलाकर अभी आपकी आवाज़ सुनकर आ रही हूँ। सुधा जी रसोई में जाती हैं। अनाया लड्डू से भरा हुआ मुंह जल्दी जल्दी साफ करती है और रसोई में आती है। अनाया, क्या हुआ मम्मी जी, आप गुस्से में क्यों हैं? सुधा जी, बहू यहाँ लड्डू के प्लेट रखे थे, अब देखो इसमें एक ही लड्डू है, पता नहीं कौन खा गया। तभी अमित और राहुल भी आ जाते हैं और रसोई से लोगों की बातों की आवाज़ सुन रसोई की ओर चले जाते हैं। अमित मजाक में माँ से कहता है, क्या हुआ माँ, किस गहन विषय पर चिंतन चल रही है? सुधा जी, अरे देखो ना बेटा, शुद्ध घी के लड्डू बनाए थे, पता नहीं कौन खा गया, अब इसमें एक भी लड्डू नहीं है। अनाया, आपके बाहर जाने के बाद तो नम्रता दीदी ही न थी रसोई में। नम्रता, अनाया ये क्या बोल रही हो तुम, मैं कार्तिक के पास थी। सुधा जी और घर के सभी सदस्य अनाया की बात पर विश्वास कर लेते हैं और नम्रता के खिलाफ हो जाते हैं। सभी नम्रता को खूब सुनाते हैं, वो रोने लगती है। अनाया बहुत खुश होती है। वो खुद से कहती है, इन लोगों को बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है। कुछ दिन बाद सुधा जी काजू और बादाम खरीद कर लाती हैं और नम्रता को संभाल कर रख देने के लिए कहती हैं। सुधा जी ये कहकर वहाँ से चली जाती हैं। नम्रता काजू और बादाम के डब्बे को अलमारी में रख देती है। अनाया काजू और बादाम का डब्बा देख लेती है और रोज़ मुट्ठी भरकर उसमें से खूब काजू बादाम खाती है। और इसी तरह एक ही हफ्ते में काजू बादाम खत्म हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद सुधा जी कहती हैं, अरे नम्रता, तुझे काजू बादाम लेकर दिए थे, तू तो दिखा भी नहीं रही है कि कहाँ रख दिए हैं। हमें भी दिखा, हम भी दर्शन कर लेंगे।
या मंदिर में रखकर पूजा करेगी? नम्रता, जी माँ जी, अलमारी में रखे हैं, अभी लेकर आती हूँ। ये बोलकर नम्रता रसोई में चली जाती है और काजू बादाम का डब्बा निकालती है, पर डिब्बे में तो काजू बादाम ना के बराबर थे। ये देख नम्रता चौंक जाती है और रोने लगती है। नम्रता की रोने की आवाज़ सुन सुधा जी और घर के सारे सदस्य रसोई में आ जाते हैं। नम्रता को रोता देख सुधा जी बोलती हैं, अरे क्या हुआ, रो क्यों रही हो? नम्रता, माँ जी काजू बादाम यहीं रखे थे, पता नहीं कहाँ गए। सुधा जी कहती हैं, क्या 4 दिन पहले ही तो लाई थी काजू बादाम और ख़त्म भी हो गया? अनाया अपनी चोरी छुपाने के लिए फिर से नम्रता पर इल्ज़ाम लगा देती है और कहती है, नम्रता दीदी, अगर खाने का मन था तो खाइए, लेकिन ऐसे चोरी करना ठीक नहीं है दीदी। सुधा जी बोलती हैं, पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है, खाने की चीज़ें भी चोरी हो रही हैं। अरे बहू, थोड़ा बहुत तो दूसरों के लिए भी चखा दिया कर। यह बोलकर सभी चले जाते हैं और नम्रता रोने लगती है। कुछ दिन बाद अनाया की दोस्त रिया का फ़ोन आता है। रिया, हेलो अनाया, कैसी हो? अनाया, मैं ठीक हूँ, और तुम बताओ, इतने दिनों बाद कॉल किया है? रिया, घर के कामों में बिजी रहती हूँ। चलो ना, कल हम दोनों मिलते हैं और शॉपिंग करेंगे, खाएंगे पिएंगे। अनाया, अच्छा ठीक है, कल मिलते हैं। वैसे भी शादी के 2 महीने हो चुके, कहीं गए नहीं घूमने फिरने। राहुल को तो टाइम ही नहीं मिलता है। रिया बोलती है, ठीक है ना, तो कल मिलते हैं, तू तैयार रहना। अनाया खुद से कहती है, मैंने तो रिया को हाँ बोल दिया है, पर पैसे कहाँ से लाऊंगी? बाहर जाने का मतलब पैसे का खर्च होना। अब अनाया पैसों के जुगाड़ में लगी है। वो सुधा जी के कमरे से गुजरती है, तभी अमित सुधा जी को 10,000 रुपये रखने के लिए देता है। अब रात होते ही अनाया सुधा जी के कमरे में जाती है और 10,000 की गड्डी चुरा लेती है। सुबह होते ही अमित 10,000 रुपये सुधा जी से मांगता है। अमित, माँ वो 10,000 रुपये दिए थे ना, वो देना, तो दोस्त को वापस करने हैं, वह लेने के लिए अभी आ रहा है। सुधा जी कमरे में पैसा लेने जाती हैं। जैसे ही अलमारी खोलती हैं, पैसे कहीं नहीं मिलते। सुधा जी चिल्लाती हैं। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सुधा जी के सभी सदस्य सुधा जी के कमरे में जाते हैं। अमित, क्या हुआ माँ, अब चिल्ला क्यों रही हो और इतनी घबराई हुई क्यों हो? सुधा जी, मैंने यहीं रखे थे 10,000 रुपये, अब नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। अमित बोलता है, नहीं है मतलब? माँ, वो पैसे मेरे दोस्त के थे, वो आने वाला है, मैं कहाँ से ला कर दूँगा उसे? सुधा जी, कहीं ये काम बाहर के किसी आदमी का तो नहीं, लेकिन हमारे घर में कोई आता भी तो नहीं। अमित, हाँ माँ, आप सही कह रही हैं, अब मैं पुलिस को ही बुलाता हूँ। सुधा जी, हाँ ठीक रहेगा, हमारे घर में कुछ ना कुछ चोरी हो रहा है, अब ये पैसे भी चले गए, तू बुला बेटा पुलिस को। पुलिस का नाम सुनते ही अनाया घबरा जाती है। अमित के दोस्त पैसे लेने आता है, ये देखकर नम्रता जल्दी से अपने कमरे में जाती है और अपने बचाए हुए पैसे लाकर अमित को दे देती है। नम्रता के पास 10,000 रुपये देखकर सब लोग नम्रता पर शक करने लगते हैं। सुधा जी, ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास बहू? नम्रता, माँ जी, ये हमारे बचत किए हुए पैसे हैं। सुधा जी इतने में गुस्सा जाती हैं और बोलती हैं, बचत किए हुए पैसे हैं या फिर चुराए हुए? बहू सच बता दे। अनाया की जान में जान आती है और वो भी नम्रता को कहने लगती है। अनाया बोलती है, नम्रता दी, अब इसकी भी चोरी की? हद हो गई, अपने ही घर में चोरी की दीदी आपने।
आपको ये बात शोभा नहीं देती? तभी पुलिस आ जाती है। पुलिस को देखकर अनाया घबरा जाती है। पुलिस नम्रता से पूछताछ करती है और नम्रता बेगुनाह साबित होती है। फिर पुलिस जब घर के अंदर एक एक कमरे की तलाशी लेती है, अनाया पूरी तरह से घबरा जाती है, क्योंकि अब पुलिस अनाया के कमरे की तलाशी ले रही है। पुलिस को नोट की गड्डी अलमारी में कपड़े के नीचे मिल जाती है, साथ में काजू बादाम का डब्बा और एक दो लड्डू भी। सब चौंक जाते हैं। अनाया फूट फूट कर रोने लगती है। फिर अनाया माफ़ी मांगते हुए बोलती है, माफ़ कर दीजिए मुझे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। इतने में सुधा जी कहती हैं, सब कुछ तुमने चुराया और मेरी बहू नम्रता को दोषी बनाया। अनाया रोने लगती है और नम्रता से भी माफ़ी मांगती है। नम्रता, कोई बात नहीं अनाया, तुम्हें इस घर में चोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम हम सबसे कह देना। तुम्हारी एक गलती ने तुम्हें कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। अनाया, मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ, आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। नम्रता अनाया को गले लगा लेती है और सुधा जी नम्रता से माफ़ी मांगती हैं और नम्रता सबको माफ़ कर देती है और सब एक दूसरे के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी जीते हैं। उम्मीद करते हैं कि लालची 420 देवरानी छोटी सी ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।